हाँ तो बच्चों, आज हम बात करेंगे पावर वायरिंग पे। उस पर मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है इंटरनल वायरिंग का टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने बैटन वायरिंग कराया है। कंड्यूट वायरिंग जो आपके लिए ज़रूरी है वो भी पूछता है, तो कंड्यूट वायरिंग हम पावर वायरिंग में कराएंगे। तो जो भी चीज़ें कंड्यूट वायरिंग में लगती है मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा। जब मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा तो आप इंटरनल वायरिंग भी आसानी से कर सकेंगे। देखिए, सबसे पहला मैं बात बताता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे क्वेश्चन को आप कैटेगराइज करेंगे कि ये क्वेश्चन लाइट फैन सर्किट का है कि पावर वायरिंग का है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ज़रूर नोट करिएगा। अगर क्वेश्चन में केवल 5 एम्पियर की सॉकेट, लाइट, फैन, ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो आप समझ जाइए कि उसमें क्या है, केवल इंटरनल वायरिंग है। ठीक है। अगर उसमें 5 एम्पियर की जगह 15 एम्पियर की भी सॉकेट केवल यूज किया है तब भी आप समझ लीजिए कि इंटरनल वायरिंग ही है। 15 एम्पियर के लिए बस हम मोटा तार एक लेके जाएंगे मेन स्विच से, मैंने कल बता दिया था 2.5 mm² का। ठीक है, तो बस आप ऐसे समझेंगे लाइट फैन जिसमें दिया रहेगा वो लाइट फैन का इंटरनल वायरिंग का क्वेश्चन है। और पावर वायरिंग में आपको मोटर दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? मोटर दिए जाएंगे। आपको 5 HP तक का भी मोटर दिया जा सकता है। ठीक है, 10 HP तक का भी दिया जा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 HP से 20 HP तक का भी मोटर दिया जा सकता है और एबव 20 HP तक का भी मोटर दिया जा सकता है। क्वेश्चन में मोटर जरूर रहेगा पावर वायरिंग के लिए। ठीक है, या टुल्लू पंप रहेगा, कुछ भी रहेगा इस तरह का जिसमें आपको HP में रेटिंग ज़रूर रहेगी। ठीक है, पावर वायरिंग के लिए इसका एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। जनरली यही होता है पावर वायरिंग में, आप मोटर दिया जाता है जिसमें ये HP होते हैं इसके। ठीक है, तो अगर 5 HP की मोटर दिया गया है तो इसके लिए आप केवल DOL स्टार्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? DOL स्टार्टर लगाएंगे। अगर 5 HP से 20 HP के बीच में मोटर है तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएंगे। अगर 20 HP से ऊपर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लगाएंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर लगाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह दिया कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ठीक है, कौन सा रिंग का क्या कह दिया? अगर कह दिया कि स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर है तो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आप रोटर रेसिस्टेंस स्टार्टर लगाएंगे। टोटल रेसिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, ये स्टार्टर हैं जो हर मोटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूर लगाए जाते हैं। ये क्यों लगाए जाते हैं? हम मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से ऑन क्यों नहीं करते हैं, बीच में हम स्टार्टर क्यों लगाते हैं? ये मशीन में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो मोटर होता है, मोटर के अंदर कॉइल होती है, कॉइल में रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है क्योंकि कॉइल का जो प्रॉपर्टी है कि उसमें इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन रेसिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है। अगर उसको सप्लाई से डायरेक्ट हम कनेक्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस कॉइल में कम होने के कारण फुल लोड का कई गुना करंट मशीन मोटर के अंदर फ्लो होने लगेगी, जिससे तार क्या हो जाएगा? जल जाएगा, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस नहीं होता। तो हम पहले स्टार्टर क्या है? एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही है जो मोटर के स्टेटर बाइंडिंग यानी मोटर के टर्मिनल में, या कह सकते हैं कि मोटर के बाइंडिंग में रेसिस्टेंस एक जोड़ देता है स्टार्टर। ठीक है, ताकि धारा एक बैग बहुत तेज़ी से फ्लो नहीं होती है। हम रेसिस्टेंस को जैसे जैसे कम करते जाते हैं धारा बाइंडिंग में बढ़ती जाती है। ठीक है, और मोटर घूमने लगता है, फ्लक्स कॉइल से कटने लगते हैं, कॉइल में EMF उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे सारा रेसिस्टेंस हटा देते हैं और वो मोटर आप पूरा रन कर जाती है। फिर जब मोटर पूरा रन कर जाती है तो फ्लक्स उससे ज़्यादा कटने लगते हैं, रोटर में उसमें EMF उत्पन्न हो जाता है। कॉइल के फ्लक्स से लिंक होने की वजह से अब उसमें EMF उत्पन्न हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कि सर आखिर अब भी तो कॉइल ही है, तो अब हम स्टार्टर हटा लिए तब करंट क्यों नहीं मैक्सिमम हो रहा है? तो मैंने आपको बताया कि जो उसमें बैक EMF होता है वह सदैव उसी काज का अपोज करता है जिससे वो जनरेट हुआ है। तो बैक EMF सप्लाई वोल्टेज से ही जनरेट होता है, तो सप्लाई वोल्टेज का ही वो अपोज करने लगता है, जिसके कारण करंट आसानी से बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं हो पाती। तो आप कहेंगे सर ये EMF स्टार्टिंग में क्यों नहीं आ जाता? अगर स्टार्टिंग में आ जाता तो हमें इतना भारी भरकम स्टार्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो स्टार्टिंग में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि स्टार्टिंग में मोटर घूमती नहीं है, स्थिर होती है।
ठीक है। और धीरे धीरे रोटेशन होता है उसमें, स्थिर होने के कारण कोई फ्लक्स कॉइल से लिंक नहीं करता, उसमें ईएमएफ आता ही नहीं है। इसीलिए मोटर को स्टार्ट करने के लिए ये सब स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, इनका अलग अलग यूज है। यहाँ जो लिखा हुआ है DOL स्टार्टर, इसका मतलब होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका मतलब क्या है कि जो सप्लाई में ऑनलाइन जो भी वोल्टेज है, करंट है, वो डायरेक्ट मोटर को दिया जाता है। तब कहेंगे सर इसका मतलब क्या है, हम मन न लगाएं इसको, हम डायरेक्ट सप्लाई दे दें। कि जब DOL का मतलब हुआ डायरेक्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब लाइन में जितना वोल्टेज है, करंट है, आप डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, मोटर को दे रहे हैं। तो इसको लगाने क्या मतलब है, मतलब है क्योंकि छोटी मोटर है तो उसके कॉइल में लगभग उतना रेसिस्टेंस होता है तो सप्लाई करंट का, सप्लाई वोल्टेज का अपोज कर सके छोटी मोटरों में, ठीक है, उतना रेसिस्टेंस कॉइल में होता है। इसीलिए डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर लगाते हैं जो सीधे सप्लाई को जोड़ता है। तो हम लगाते क्यों हैं, इसका पर्पज़ क्यों है, मान लीजिए कि मोटर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए या सर्किट हो, ओवरलोड हो, तो वो ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से सेव कर देता है, मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है, मोटर आपकी सेफ हो जाती है, ठीक है। ये सप्लाई करंट को नहीं रोकता है, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। ये DOL स्टार्टर सप्लाई करंट को नहीं रोकता है, लाइन में जितना वोल्टेज है, करंट है, वो डायरेक्ट आपको मोटर को प्रोवाइड करता है, बाकी ये सब रोकने का काम करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में ये करंट को 1/3 कर देता है, वोल्टेज को V/√3 कर देता है स्टार्टिंग में। जब फ्लक्स रोटेट करने लगते हैं, मतलब कॉइल रोटेट करने लगते हैं, फ्लक्स लिंक होने लगता है, EMF जनरेट हो जाता है, तो पूरा स्टार से डेल्टा में कर देते हैं। डेल्टा का जानते ही हैं, जो लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज होता है, तो जो लाइन में वोल्टेज है वही मोटर के बाइंडिंग को मिल जाता है, तो मोटर आपकी फुल्ली वोल्टेज लेकर स्टार्ट हो जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई को हम ऑटो के अनुसार, मतलब अपने अनुसार वोल्टेज को बढ़ाते हैं, फिर घटाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम वोल्टेज को कम कर देते हैं, जब उसमें रोटेशन आ जाता है, फ्लक्स कट जाते हैं, EMF आ जाता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर से फुल्ली वोल्टेज हम मोटर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। मान लीजिए रोटर पे छड़ नहीं लगाए हैं आप, उस पर बाइंडिंग कर दिए हैं, तो स्लिप रिंग इंडक्शन, क्योंकि अब उसमें स्लिप रिंग लगाएंगे आप, तो उसमें वो स्टार में होते हैं, इसीलिए स्टार में तीनों क्या होते हैं, आपस में एक्सटर्नल जो पॉइंट होते हैं स्टार के, वो क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। स्टार के जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, स्टार में जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट, ये खुला होता है, तो हम आवश्यकता अनुसार रेसिस्टेंस इसमें जोड़ या घटा सकते हैं। रेसिस्टेंस लाद देंगे तो सप्लाई करंट सीमित हो जाएगी, आराम से फ्लो होगी, बैक EMF आ जाएगा, तब फुल्ली इसको हटा लेंगे रेसिस्टेंस को। अगर बेटा हम रेसिस्टेंस को नहीं हटाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या होगी कि इफ़िशियंसी बहुत ही कम हो जाएगा मोटर का, ठीक है। तो यहाँ तक आप ज़रूर समझ गए होंगे। पहले टर्मिनोलॉजी समझिए, उसके बाद तब हम यूज करेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मैं पूरी आशा करता हूँ अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो सेशन को बनाए रखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। शेयर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर उतने ही हैं जितने स्टार्टिंग में थे, जब वीडियो शुरू जब से कर रहे हैं उतने ही सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। लेकिन हम ज़रूर आशा रखते हैं कि आप ज़रूर शेयर करेंगे, इसलिए हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया स्टार्टर हम क्यों यूज करते हैं, उसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आप देखते हैं कि तार इसमें कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कोर। अगर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर आप यूज कर रहे हैं तो केवल सिंगल कोर केबल यूज कर लेंगे, सिंगल कोर केबल, ठीक है। कहेंगे सर इसकी साइज़ क्या होगी। अगर आप एल्युमिनियम का यूज़ कर रहे हैं तो 2.5 mm² इसकी साइज़ होगी, ठीक है ना। कहीं कहीं 6 mm² भी यूज किया जाता है, वो 3 कोर के लिए है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कापर का यूज कर रहे हैं तो 1.93 mm² आप यूज करेंगे, ठीक है। एल्युमिनियम का और कापर का दोनों की साइज़ आपका क्या है, यहाँ से क्लियर है, ये कोर है, ठीक है। एल्युमिनियम का है और कापर का है, ठीक। अब इसमें बहने वाली धारा को कैसे निर्धारित करेंगे, ये देख लिए, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धारा को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ करंट। इसमें करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको देखते हैं।
पहले हम इसके रूल्स को देखेंगे। जब इसका रूल्स क्लियर हो जाएगा तब इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे क्या, सबसे पहले इफ़िशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आप सभी लोग जानते हैं इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। जो भी मोटर के नेम प्लेट पे पावर लिखा होता है एचपी में, वो उसका आउटपुट होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आपका आउटपुट तो एचपी में दिया जाएगा, इनपुट क्या होगा, √3 VL/IL cos फाई। लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रूप में 3 फेज का पावर ये होता है। अगर फेज वोल्टेज फेज करंट है तो 3 VBH/IPH cos फाई होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। ये लाइन वोल्टेज लाइन करंट, मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर क्या है, कोरोड है, कोरोड पे क्या है, तार लिपटे गए हैं। तो जो कॉइल ट्रांसफार्मर के अंदर लिपटे गए हैं उनके क्रॉस जो वोल्टेज नापेंगे वो फेज वोल्टेज होगा। लेकिन जो तार उससे बाहर निकल गए हैं, पोल पे आ गए हैं, उन तारों के बीच जो वोल्टेज करंट नापेंगे वो लाइन वोल्टेज लाइन करंट होगा। ये ठीक है ना। जो लाइन मतलब तार जो बाहर है, ठीक है। फेज मतलब फेज कहाँ होता है, कॉइल कहाँ होता है, अंदर होता है। उनके क्रॉस जो वोल्टेज होता है फेज वोल्टेज फेज करंट होता है। चूँकि हमें जो भी डाटा दिया जाएगा वो लाइन वोल्टेज लाइन करंट के ही संबंध में होगा, इसलिए फार्मूला ये है। अब यहाँ लाइन वोल्टेज और लाइन करंट अंडरस्टूड हो जाती है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको करंट आई निकालना है तो आई का फार्मूला क्या होगा, सीधे आपका आउटपुट अपॉन √3 भी एफिशिएंसी वहाँ चला जाएगा, एफिशिएंसी cos फाई। अब देखिए cos फाई को हम कितना मानते हैं, ये 0.8 से 0.9 के बीच लेते हैं, क्योंकि cos फाई का मैक्सिमम मान आप जानते हैं कि होता है। लेकिन आइडियल केस में पावर फैक्टर 1 होती है, आइडियल कोई मशीन होती नहीं है, इसलिए पावर फैक्टर को इन दोनों के बीच में नापते हैं, ठीक है। इफ़िशियंसी इसमें 80% से 90% के बीच मोटर की ली जाती है, ठीक है। इतनी बातें आपको करंट निकालने के लिए याद होनी चाहिए। करंट जब आपको मिल जाएगा, कैसे निकालेंगे, कैसियो की कैलकुलेटर यूज करके, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कैसे इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये है धारा का निर्धारण, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, धारा का निर्धारण, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए, जो भी पावर वायरिंग से संबंधित स्पेसिफिक रूल्स हैं उसको हम PDF बनाकर भेज दिए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, वायरिंग अरेंजमेंट। वायरिंग, अभी तक सिंगल फेज का वायरिंग अरेंजमेंट देखा, अब 3 फेज का वायरिंग अरेंजमेंट देखेंगे। वायरिंग अरेंजमेंट ऑफ 3 फेज पावर सर्किट, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि कोई वर्कशॉप है, उसमें बहुत सारे मोटर लगे हुए हैं, आपके बिल्डिंग के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, सबको वायरिंग देना है, तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करना पड़ेगा। देखिए, इसमें भी इसका जो सबसे विशेष रूल है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सॉकेट यूज होता है, सॉकेट जो इसमें यूज होता है वो सॉकेट होता है 15 एम्पियर का, और इसकी जो वाटेज होती है वो 1000 वाट होती है, ठीक है ना। इन वन सर्किट, इसमें वन सर्किट में क्या होता है, आपके मैक्सिमम 2 पॉइंट हो सकते हैं और 3000 वाट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तार की साइज हमने बता ही दिया, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ 3000 वाट से ज़्यादा हुआ, एक से दूसरे सर्किट में नहीं, फिर वहाँ भी आप DB डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड यूज करेंगे, ठीक है। DB से पावर कैसे कैटेगराइज होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने यहाँ पे बनाया क्या, स्विच बोर्ड, ठीक है। सब में आपने क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। सब में आपने क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। ये आपकी इनकमिंग है, ये आपके 3 फेज एनर्जी मीटर से आ रही है। ये एक R है, एक Y है, और एक आपका क्या B है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे आपने क्या लगाया, एक आपने डीबी लगाया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कब ज़रूरत पड़ेगी, जब सर्किट एक से ज़्यादा होगी। 3 फेज के लिए 3 कॉपर का प्लेट लगा देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बस बार कहेंगे। ठीक है, एक आर हो गया, एक वाई हो गया और एक क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब हम इनको सप्लाई दे देंगे। आर वाले को सप्लाई पहले प्लेट को, ठीक है, इसको हमने पहले प्लेट को सप्लाई दिया। फिर हम यहाँ दूसरे प्लेट को सप्लाई देंगे और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, तीसरी प्लेट को सप्लाई दे देंगे। यहाँ तीनों प्लेट को सप्लाई मिल गया, एक आर प्लेट बन गया, एक वाई और एक क्या बन गया, बी बन गया। तो यहाँ देखिएगा कौन सा आर बना है, ये आपका बी वाला, ये लास्ट वाला आपका क्या बना हुआ है, ये आपका बी बना हुआ है, ये आपका बी प्लेट है। देखिए इसको हमने उठाया यहाँ से, लास्ट में ऊपर सबसे दिया है, तो ये आपका बी हो गया। दूसरा वाला किससे आके मिला हुआ है, दूसरा वाला आकर के वाई से मिला हुआ है, दूसरा वाई हो गया। ठीक है, ये आपका आर बचेगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, आर वाला पहले से करना, आर वाई बी हमने 3 प्लेट बना लिए। यहाँ से मल्टीपल सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, फ्यूज लगा करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सर्किट बना सकते हैं। 1 फेज, 2 फेज और फिर यहाँ से क्या बना दिया आपने, 3 फेज। ये हो गया सर्किट नंबर 1। ठीक है, अब देखिए सर्किट नंबर 2। ठीक है, फिर यहाँ से एक सर्किट हम चाहें तो और बना सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या, CKT2। एक सर्किट यहाँ से और बना सकते हैं। ठीक है, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। सर्किट निकाल लीजिए, ये हो गया सर्किट नंबर 3। ये हो गया आपका 3 फेज का वायरिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, ये है आपका TPIC स्विच, इसको बोलते हैं ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। ये आयरन का एक बक्सा होता है, इसी में तीनों कटआउट होते हैं, इस पर फ्यूज लगा होता है, डालते हैं निकालते हैं। वायरेबल फ्यूज होता है, बताए थे, किटकैट फ्यूज होता है। ठीक है, तो ये आयरन क्लेड है, ट्रिपल पोल है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। अगर इसमें न्यूट्रल की भी व्यवस्था करनी होती है तो इस स्विच को हम क्या बोलते हैं, TPIN स्विच। ठीक है, तो ये आपका वायरिंग अरेंजमेंट है, ये हमको सब ज़रूर समझ में आएगा, पूरी आशा करते हैं। अगर आपको एक ही सर्किट में काम चल जा रहा है, ठीक है, एक ही मोटर लगा है, एक ही सर्किट में काम चल जा रहा है, तो आपको DB लगाने की कोई नीड नहीं है, केवल TPIC स्विच मोटर के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम और लास्ट रूल देखिए क्या, कि आपका DB हो चाहे मेन स्विच हो, कुछ भी हो, 1.5 मीटर ऊंचाई पर मानेंगे। कितना मानेंगे, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसको हम ज़मीन से मानेंगे। कितना, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, जनरली यही मानते हैं। तार वगैरह हमने बता ही दिया। ये आपका DB है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है 3 फेज के लिए। ठीक है ना, 3-4 DB। आप देख लीजिए कितने रास्ते हैं, 3 सर्किट है, 3 रास्ते होंगे आपका। ठीक है, ये भी आयरन क्लेड होगा। तो ये आपका वायरिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को पावर वायरिंग के जो रूल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर एक क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि अगर हम इसी में ऐड कर देंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर हमारे लिए अपलोडिंग की समस्या हो जाएगी। तो मैं इसलिए पार्ट वाइज बता रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन होगा उसी में पावर वायरिंग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऐड करके बताता हूँ। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बस इसको आज तक यहीं रखते हैं। धन्यवाद।